नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया और आज का जो टॉपिक है वह सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विज्ञान में एक बहुत बड़ा चिंतक, जो अमेरिकी चिंतक था, उसने न्याय की ऐसी प्रक्रियाओं की बात की जो निष्पक्षता के साथ न्याय को वितरित करने का प्रयास करती है। ये प्रक्रियाएं वह इस प्रकार से बनाता है ताकि पूंजीवादी व्यवस्था का भी संचालन सही ढंग से हो और उस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर प्रक्रियात्मक रूप से संसाधनों का वितरण ऐसे हो कि उस समाज में अमीर और गरीबी के बीच में बहुत ही कम अंतर रहे। हम बात करने वाले हैं जॉन रॉल्स के एक सब टॉपिक जो वह न्याय का सिद्धांत देते वक्त करते हैं, उसका नाम है मूलभूत स्थिति। ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन यानी मूलभूत स्थिति रोल्स के न्यायिक सिद्धांत में उस वक्त पर आती है जब रोल्स ये बताने का प्रयास करता है कि न्याय के लिए नियम और प्रक्रियाओं का संचालन कैसे होगा, और जब वह न्याय के लिए नियम और प्रक्रियाओं का संचालन करेगा तो उसमें ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं शामिल की जाएगी कि समाज के अंदर रहने वाले गरीब कमजोर लोगों को भी उस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। मित्रों, जॉन रॉल्स का जन्म 1921 के आसपास अमेरिका में हुआ था और 2002 में उनकी मृत्यु हुई। अमेरिका के एक समाजवादी चिंतक, एक न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले चिंतक के रूप में हम उसको जानते हैं। मित्रों, आप सबको पता होगा कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1927 के आसपास वहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी कि हम कहते हैं महान मंदी। और उस महान मंदी का प्रभाव यह पड़ा कि उसके अंदर पूरा का पूरा जो ढांचा था, कौन सा ढांचा? समाजवादी ढांचा। यहां पर याद रखिएगा कि अमेरिका समाजवाद के कभी समर्थन में नहीं रहा है। समाजवादी ढांचे से अभिप्राय वहां पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रदायक है। पूंजीवाद के लिए लड़ाई लड़ा और उसने विजय भी पाई। तो मित्रों, जब ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया उस वक्त पे, तो उसके दौरान एक चीज निकलकर सामने आई कि अमेरिका के अंदर गरीबी की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी गरीबी का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया और गरीबी के कारण भूखमरी जैसी स्थिति भी वहां पर हो गई। और एक अंतर यहां पर हमें देखने को मिला अमीर और गरीब के बीच में। जॉन रॉल्स इसी व्यवस्था की यहां पर बात कर रहे हैं मित्रों। और जब जॉन रॉल्स की इस व्यवस्था को हम देख रहे हैं तो जॉन रॉल्स ने बोला कि भैया, अब अमेरिका जैसे राष्ट्र के अंदर गरीबी नहीं हटाएंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या, एक विकास का जो स्ट्रक्चर है, या हम देख सकते हैं कि एक पावरफुल कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसके समक्ष आ जाएगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि कोई विकसित राष्ट्र है वहां पर गरीबी नहीं है, वहां पर भूखमरी नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में तो हर राष्ट्र में रहती है और सरकारें जब नीतियां और कानून और प्रक्रियाएं बनाते हैं तो उसको मिटाने का प्रयास भी वहां पर वो करती है। अफर्मेटिव एक्शन, जो सकारात्मक कार्यवाही की बात हम करते हैं, ये अमेरिका की देन, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में अस्मिताओं के लिए चलाया गया मूवमेंट से निकली हुई एक प्रक्रिया है। और वहां पर अमेरिकी रिसर्च स्कॉलर्स ने ये रखा कि आप इसको कैसे खत्म कर सकते हो और इसके खत्म करने के आयाम आप कैसे रखोगे।
तो अब देखते हैं कि जॉन रॉल्स साहब का विचार जगा, उनकी आत्मा जागी, बोले कि गरीबी को खत्म किया जाए। उन्होंने अपना रिसर्च इस पर बनाया और बोला कि इसके लिए बोला कि अमीरों को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, अमीरों को वितरण करना चाहिए। अमीरों को क्या वितरण करना चाहिए? WOI, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और इनकम। इन तीनों के वितरण की ये बात कर रहे हैं। और ये जो वितरण होगा वो इक्वल होना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डेमोक्रेटिक वे से होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। तो जॉन रॉल्स साहब के मन में आया कि भाई इस गरीबी की उन्मूलन कैसे किया जाए, भूखमरी का उन्मूलन कैसे किया जाए, और वहां के समाज में निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को ऊपर कैसे ले जाया जाए, इस पर काम करने की जरूरत थी। और जॉन रॉल्स साहब ने यह सोचा कि हम इस पर काम करेंगे और ये काम करके इनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। ये जॉन रॉल्स के जीवन का वह समय था जब जॉन रॉल्स ने बड़ी प्रबलता के साथ अपने रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाने में पुरजोर तरीके से काम कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सामाजिक संरचना में रहने वाले लोगों की सामूहिकता सभी वर्गों के मिलाप से मजबूत बनेगी। और अगर आप कहें कि अमेरिका का 60% लोग रिच बन जाते हैं, 30% लोग मीडियम लेवल पे रहते हैं और 10% लोग वेरी पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये अमेरिका की तरक्की नहीं मानी जाएगी, अमेरिका की ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। बोलते हैं कि जब तक इस 10% को भी इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर लोगे तब तक आप नहीं कह सकते कि आप ग्रोथ कर रहे हो या आपकी ग्रोथ की संकल्पना यहां पर लागू हो रही है। इसको राजनीतिक विज्ञान की भाषा में समावेशी विकास के रूप में जानते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि समाज में रहने वाले सभी तबकों को आगे लेकर जाने का जो जज्बा, आगे ले जाने का जो जोश है, वह जोश उस समाज की व्यवहारिकता को प्रतिस्थापित करेगा। वह जोश उस समाज के उन आयामों को प्रतिस्थापित करेगा जहां पर मानसिक लेवल पर भी ये डिवीजन बिल्कुल ना हो कि समाज विखंडित है, समाज में एक तबका कमजोर है, एक मजबूत है। मित्रों, यहां पर ही वो थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस की कंसेप्ट को देखते हैं। मैं यहां पर एक बैकग्राउंड तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मूलभूत स्थिति में वो कैसे आ रहे हैं। मूलभूत स्थिति में तो हम आएंगे, लेकिन मूलभूत स्थिति में आने से पहले की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझे बिना आप अपनी समझ को विकसित नहीं कर सकते। और अपनी इस समझ को विकसित करने के क्रम में जॉन रॉल्स साहब के पीछे के बैकग्राउंड को हमें देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि उनके मन में ये विचार कैसे आया कि वो न्याय का सिद्धांत देते हैं और उनका न्याय का सिद्धांत इतना फेमस हो जाता है। हालांकि हम उनके न्याय के सिद्धांत में से एक छोटे से टॉपिक मूलभूत ओरिजिनल पोजीशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, मूलभूत स्थिति को पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि वो जब न्याय का सिद्धांत देते हैं उन्हीं प्रक्रिया में ही आती है। और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी इसमें 2016 में क्वेश्चंस आया है अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर। तो यहां से सवाल आपको मिलेंगे मित्रों। उन सवालों को आप कैसे देखते हो और आपकी समझ कैसे विकसित होती है, इन सब पर यह बात यहां पर होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि
भूखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए उन्होंने बोला कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक वे से होगा। तो ऐसे उसमें यहां पर बोला कि जस्टिस एज ए फेयरनेस की जरूरत है, यानी जस्टिस, ये उनकी किताब का नाम भी, अभी हम बात करेंगे किताब पर भी, जस्टिस एज फेयरनेस। और जस्टिस एज फेयरनेस के माध्यम से वह एक कंसेप्ट देते हैं, गिवन बैक टू मैकेनिज्म टू सोसाइटी, यानी समाज को वापस देने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी कि अमीर लोगों को यह देखना चाहिए कि भैया कैसे वह अपने आय का एक निश्चित हिस्सा, एक पार्ट गरीबी के उन्मूलन के लिए दे। और ये जब ही आप न्याय को निष्पक्ष रूप से लागू कर पाओगे, जब अमेरिका के इन 10% लोगों को भी आप ऊपर उठा पाओगे। ये इनका जो न्याय का सिद्धांत था वह अमेरिका को आधार बनाकर दिया गया था, लेकिन देखा गया बाद में उन्होंने क्लेम किया, रोल्स साहब ने, कि ये सभी लोकतांत्रिक समाजों में लागू होगा, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में लागू होगा। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि बहुलवादी प्लूरिस्ट लोगों ने जब इसकी आलोचना की, तो बाद में इन्होंने एक किताब लिखी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और वहां पर इन्होंने बोला कि हाँ, मैं पूर्णतः सभी समाजों में इसको लागू नहीं कर सकता, लेकिन ये अधिकतर लोकतांत्रिक समाजों में लागू होगा। तो यहां पर देखते हैं कि जिस डेमोक्रेटिक वे की बात कर रहे हैं, इसी डेमोक्रेटिक वे से मूलभूत स्थिति की बात यहां पर होगी मित्रों, और यही डेमोक्रेटिक वे उसकी मूलभूत स्थिति की तरफ हमें ले जाएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि गिवन बैक टू द मैकेनिज्म टू सोसाइटी की बात यहां पर कर रहे हैं, और ये कैसे होगा, गरीबी से होगा। हम देखते होंगे भारत के संदर्भ में CSR का आप सुने होंगे, या महात्मा गांधी की ट्रस्टशिप थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या है, ये भी तो गिवन बैक टू द मैकेनिज्म सोसाइटी है। पीएम केयर फंड कोविड काल के दौरान बना था, ये कैसे था, ये गिवन बैक टू द मैकेनिज्म टू सोसाइटी था कि भाई आपके पास इतनी ज्यादा इनकम है, और अगर आप किसी गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकते हो, गरीब लोगों के पेश की खुशी का कारण बन सकते हो, तो आपसे इससे बेटर क्या कर सकते हो। तो ये गिवन बैक टू द मैकेनिज्म का जो काम था ये चल रहा था, और इसी काम में हम देखते हैं कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम फंड देते हैं, और एक ट्रस्टशिप थ्योरी महात्मा गांधी जी की है, जिसमें कहते हैं कि भैया ट्रस्टी बनकर रहना चाहिए, जितनी जरूरत हमें हो उतने ही सामान हमें लेना चाहिए। ये भी तो गिवन बैक टू द मैकेनिज्म की सोसाइटी का पार्ट है। तो जॉन रॉल्स साहब इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर चाहते थे, और इस व्यवस्था के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। इस व्यवस्था के पीछे का जो उद्देश्य उनका मित्रों है, वो ये है कि सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पॉवर्टी को आप किस प्रकार समाप्त करोगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सामाजिक न्याय आप कैसे लाओगे, इनको हमें देखना होगा। वो बेंथम की तरह यूटिलिटरियनिज्म नहीं थे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वो मैक्सिमाइज करना चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति का, इंडिविजुअलिटी का। वो कांट की नैतिकता से प्रभावित थे कि भाई प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक साध्य है, और जब तक प्रत्येक मनुष्य का उत्थान नहीं होगा, प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक संरचना का विकास नहीं होगा, आप कैसे सामाजिक न्याय प्रोवाइड करा पाओगे, आप न्याय को कैसे लागू कर पाओगे। अमर्त्य सेन साहब ने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा 2009 के आसपास, और उन्होंने न्याय की परिकल्पनाओं को अलग तरीके से रखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो एलिमेंट्स है, वही एलिमेंट्स न्याय को व्यवहारिक तौर पर लागू करवा पाएंगे, वही एलिमेंट्स न्याय के उस आधार को लागू करवा पाएंगे जिस आधार की बात, परिकल्पना या जिसकी सोच भारतीय समाज या वैश्विक समाजों में होती रहती है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के जो नारे फ्रांसीसी क्रांति से निकले हैं, उन फ्रांसीसी क्रांति के बाद के डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इनको पाने में कितना संघर्ष लाइफ रही है। 19वीं शताब्दी के अंदर जिस साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्यों से अंग्रेजों की भारत और अन्य विकासशील देशों में जो साम्राज्य खड़ा किया गया था, वो साम्राज्य किस प्रकार से हम देखते हैं। हमजा आलवी पाकिस्तान के एक समाजशास्त्री, उन्होंने बड़ा ही अच्छी विचित्र तरीके से इसको अति विकसित राज्य का कंसेप्ट दे दिया कि जो अति विकसित राज्य है वो नागरिक समाज को कमजोर बनाता है, और वहां पर संस्थाएं मजबूत तरीके से काम करती है। तो जब नागरिक संस्थाएं कमजोर होगी तो कहां सामाजिक कल्याण हो पाएगा, कहां समाज का उत्थान हो पाएगा। कई सारे परिप्रेक्ष्य यहां पर हमें जोड़कर चलने की जरूरत है।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में गांधी जी को आप याद कर सकते हो, ट्रस्टी थ्योरी। और ये जब वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और इनकम की जब डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और इनकम तीनों के माध्यम से वो उस व्यवस्था में अपना स्थान चाहते हैं जिस व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं। तो गिवन बैक टू द मैकेनिज्म की सोसाइटी। मित्रों, एक थिंकर है गोजबेल। गोजबेल कहते हैं कि जो इंसान अमीर मर गया उससे बदनसीब कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि जितने भी अमीर हैं उनके अंदर गोजबेल की भावना आनी चाहिए कि भाई जितना तुम कमा रहे हो, अगर तुम 10 रुपए कमा रहे हो और 10 रुपए में से आप 0.2 पैसा भी अगर गरीबों के लिए, उत्थान के लिए दे दो, तो कहीं ना कहीं आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने अंदर की आत्मा भी खुश होती है, अरे यार चलो हमने किसी के लिए कुछ किया। और इससे सामाजिक कल्याण भी आपका हो जाता है। तो गोजबेल साहब ने कह के गए हैं कि अमीर नहीं मर सकते आप। तो अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि अमीर मर जाएंगे, तो फिर आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, गोजबेल साहब कह रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ हमें चलना होगा। और जब सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ हम चलेंगे, तभी तो हम उस व्यवस्था के परिलक्षणों को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। उस व्यवस्था के परिलक्षणों को सही तरीके से सामाजिक सरोकारिता, सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक पृष्ठभूमियों के अंदर जब बात आती है तो बोला कि न्याय होना चाहिए और न्याय निष्पक्षता के रूप में होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार के न्याय की परिकल्पना वो यहाँ पर करने की प्रयास करते हैं। मित्रों, रोल्स को जब हम पढ़ते हैं तो रोल्स की जो प्रक्रिया है न्याय की, वो भी जो 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो समझौते किए, सामाजिक समझौते, सामाजिक संविदा, जो 3 थिंकर माने जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, वैसे ही उन्होंने भी कहीं ना कहीं सामाजिक समझौतावादी प्रक्रिया को फॉलो किया है यहाँ पर। और उस प्रक्रिया को फॉलो कर न्याय की एक ऐसी प्रक्रिया लाने का प्रयास करते हैं जहां पर सभी को कल्याण हो, जहां पर अवसर की समानता भी हो, जहां पर विभेद भी हो ताकि जो कमजोर लोग हैं उनको भी ऊपर उठाया जा सके, जहां पर सभी को समान स्वतंत्रताएं भी मिले। ये बात यहां पर होती है। लेकिन जब हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं तो उनकी कुछ पुस्तकें हैं मित्रों, और उन पुस्तकों के माध्यम से उनके सारे के सारे दर्शन को हम समझ सकते हैं। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, याद रखना, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। दूसरी उनकी जो पुस्तक है, जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस। और तीसरी जो पुस्तक उनकी है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये जब जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस और जस्टिस एज फेयरनेस के बाद में जब उनकी आलोचना होने लगी, तो उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात की, और जहां उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को संपूर्ण जगह पर वो लागू करने की बात कर रहे थे, वहां से थोड़ा पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये 3 पुस्तक उनकी हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी, सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर कि वह न्याय का सिद्धांत देना चाहता है और उनका जो न्याय है निष्पक्ष होगा। लेकिन यह कहा जाता है कि जब वो न्याय का सिद्धांत देता है तो वो समझौतावादी प्रक्रिया को फॉलो करता है। और इस समझौतावादी प्रक्रिया के तहत ही वह एक अज्ञानता के पर्दे की बात करता है, वॉल ऑफ इग्नोरेंस। हमें पता है कि होब्स, लॉक
और रूसो, इन तीनों ही चिंतकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। और सामाजिक समझौते का यह सिद्धांत राज्य व समाज के बीच में बेहतर शासन प्रणाली की इच्छा के कारण हुआ। यानी कि एक बेहतर शासन प्रणाली ये चाहते थे, जहां पर एक संप्रभु सरकार का गठन करना चाहते थे। अभी हम देखेंगे कि तीनों में मानव नेचर को लेकर अलग अलग डिवीजन है और परिस्थितियां भी अलग अलग है। कैसे हैं, कभी हम सामाजिक समझौते पर जब बात करेंगे तो तीनों थिंकर्स को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात रोल्स के न्याय की कर रहे हैं, और वह न्याय निष्पक्षता के रूप में लागू करना चाहता है। वो कहते हैं कि न्याय जो है समाज का महत्वपूर्ण गुण है। और किसी भी समाज में समतावादी या समरूपी व्यवस्था लाने के लिए न्याय जरूरी है। तो जब वो ऐसी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि न्याय का जो रूप होगा वो निष्पक्ष होगा, और निष्पक्ष के साथ मैक्सिमम प्रिंसिपल विथ एवरी इंडिविजुअल। कि भैया अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो, ये बात बेंतम कह रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अधिकतम हित तो होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक इंडिविजुअल को साथ लेकर, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को साथ लेकर चलना चाहिए। यहां पर ये बोलते हैं कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है। हम यहां पर प्रिंसिपल उनका नहीं पढ़ रहे, हम सामान्य तौर पर अपनी इसी टॉपिक पर आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों के लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस बैकग्राउंड को नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर वह मैक्सिमाइज करना चाहते हैं किसको, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को, और इसके लिए वह निष्पक्ष रूप से एक प्रक्रिया की खोज करते हैं। समतावादी या समरूपी समाज की व्यवस्था लाने के लिए यहां पर जिस न्याय की परिकल्पना को साकार साबित करने की बात जॉन रोल्स साहब कर रहे हैं, वह न्याय की परिकल्पना मित्रों 3 आधार पर हम देख सकते हैं। पहला, वह समान स्वतंत्रता देना चाहता है सभी को। यानी कि समान स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए सभी के पास। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई, एक्स अमीर हैं और वाई गरीब हैं, तो ये एक्स इसके ऊपर डोमिनेंस करे, या इसको ज्यादा स्वतंत्रता मिले, इसको कम मिले, ऐसा नहीं। इक्वल लिबर्टी। दूसरा मित्रों, वह अवसर की समानता की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सबको अवसर की समानता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को, अब राजस्थान में देखिए आप क्या हो रहा है, राजस्थान में जितने भी सरकारी नौकरियों के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें रिश्वतों का बहुत बड़ा भंडार चल रहा है, और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा भी वहां पर यह रहती है कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अधिक से अधिक पैसा अन्य राज्यों में चुनाव कैंपेनिंग के लिए भेजे। तो वो क्या करें बेचारे, उनके पास क्या है और वो कैसे करेंगे इसको। तो इसी संदर्भ में वो यहां पर बात कर रहे हैं। और तीसरा मित्रों यहां पर देखते हैं विभेद का नियम। यानी पहले वो सबको समान स्वतंत्रता देना चाहते हैं, और फिर सामाजिक और आर्थिक
व्यवस्थाओं को इस प्रकार से सुव्यवस्थित करना चाहते हैं जहां सबको अवसर की समानता हो, और अवसर की समानता के बाद जो भी कमजोर रह गया या समाज की दयनीय स्थिति में है उसके लिए विभेद के नियम को भी अपनाया जाए। भारत जैसे देश में हम देखते हैं सकारात्मक कार्यवाही के रूप में इसको हम देख सकते हैं। अमेरिका में भी ये प्रक्रिया थी और इस सकारात्मक कार्यवाही को हम आरक्षण के रूप में देखते हैं। यानी कि सबसे पहले वो बोल रहे हैं इक्वल लिबर्टी टू ऑल, और ये इक्वल लिबर्टी कैसे आएगी? जब सबको स्वतंत्रता मिलेगी। जब सबको स्वतंत्रता मिलेगी तो ये किसकी बात कर रहे हैं? उदारवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उदारवाद क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति के मतों को स्थापित करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के अड़चन को रोकता है। बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति तार्किक है और अपनी तार्किकता से वह अच्छा और बुरा सोच सकता है। तो जो पहला नियम जो है वो उदारवादी व्यवस्था की बात कर रहा है, और उदारवादी व्यवस्था सामान्य तौर पर मित्रों स्वतंत्रता और योग्यता को महत्व देती है। यानी कि सामान्य भाषा में कहे तो बाजार व्यवस्था की बात हम कर लेते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। यानी आपके पास टैलेंट है तो आप अपने आप सक्षम हैं। अब देखिए कि MBA चाय वाला आपने सुना होगा, उनकी जीवनी आप पढ़िएगा कि किस प्रकार से जीरो से शुरू किया और आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। 25 साल की उम्र में ओयो का मालिक, 300 करोड़ की कंपनी बना लिया। इनके पास क्या थी? मेरिट थी, टैलेंट था, और ये टैलेंट उदारवादी व्यवस्था के अंदर आता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए कि क्या जॉन रॉल्स का न्यायिक सिद्धांत उदारवादी व्यवस्था के साथ समायोजित है या उदारवादी व्यवस्था को शामिल करता है जॉन रॉल्स अपनी न्याय व्यवस्था में, तो करता है। और मुझे लगता है कि इसलिए भी उन्होंने शायद किया होगा क्योंकि उनकी मजबूरी यहां पर रही होगी मित्रों। उनकी मजबूरी ये रही होगी क्योंकि अमेरिका जिस पूंजीवादी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, उस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर अगर ये स्वतंत्रता या उदारवादी या बाजार को फ्री नहीं छोड़ देते तो एक बड़ी दिक्कत उनके सामने आ सकती थी। तो उन्होंने यहां पर इसको रखा और इस पर किसी भी प्रकार का उन्होंने अड़चन पैदा नहीं की और उदारवादी व्यवस्था के साथ इनको जोड़ दिया। दूसरा मित्रों, जब विभेद की समानता की हम बात करते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि प्रक्रियात्मक भी उनका नियम है। अरे भाई, अवसर की समानता कब दोगे आप? मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपनी है, MG मनराज गुजर कंपनी है, और मनराज गुजर की कंपनी में लोग आए 15, और मनराज गुजर को केवल 7 लोगों को रखना है। तो मनराज गुजर इनका इंटरव्यू लेगा या इनके टैलेंट को देखेगा, इनको बोलेगा आप दिखाइए अपना टैलेंट क्या है, कैसे आप कंपनी के लिए एक एसेट बनकर आओगे, डेफिसिट नहीं। तो ये प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया का परिणाम मूलभूत स्थिति में भी हम देखेंगे। तो इस यहां पर ये बात कर रहे हैं प्रक्रियात्मक की, और विभेद के नियम से वितरणात्मक व्यवस्था यहां पर लाना चाहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रक्रिया से वो करना चाहता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है? वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और इनकम, जो अमेरिका के अंदर वो बात कर रहा है। मुझे लगता है यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि वो उदारवादी न्याय व्यवस्था की बात करता है। यानी यहां पर लिख सकते हो कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी, वितरण मूलक और प्रक्रियात्मक है, जहां पर बाजारवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के विवेक को सर्वोच्च माना गया है और उसकी योग्यता के आधार पर उसको अवसर की समानता प्रदान की गई है। लेकिन जब इस प्रक्रिया के अंदर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में जब कोई मनुष्य कमजोर या दयनीय स्थिति में रह जाता है तो उसको ऊपर उठाने के लिए जॉन रॉल्स विभेद के नियम को भी सामने रखता है, और उस विभेद के नियम से माध्यम से समाज के सबसे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को भी ऊपर उठाने के प्रयास यहां पर वह करता है। मित्रों, वह इस प्रक्रिया को कैसे घुमाता है?
यहां पर अब हम यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब हम यहां पर वापस इसको मिटाकर ये देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो मूलभूत स्थिति में आता है और उनकी मूलभूत स्थिति क्या चाहती है, किस प्रकार की बात हमसे करना चाहती है। देखो मित्रों, जो असमानता है एक प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है। यानी कोई विकलांग है तो ये प्रकृति के द्वारा देन होती है, प्रकृति से आता है। इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ये मनुष्य की नहीं। कृत्रिम है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, गरीबी के आधार पर ये जो असमानताएं पैदा होगी ये कृत्रिम है। यानी ये कृत्रिम का मतलब मानव जनित है। और इस असमानता को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर काम करता है, क्योंकि वो कह रहा है कि अवसर की समानता के तहत तो आप सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लेकिन मित्रों क्या एक लड़का है एक्स और एक जेड, एक सक्षम है उसके पैर हैं इसके पैर नहीं है, मान लीजिए विकलांग है, तो क्या इसको कंप्लीट कर सकता है? अगर आप इस पर कृत्रिम पैर लगा देते हो या इसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हो तब तो आप कह सकते हो कि हाँ आपने इसके साथ जस्टिफिकेशंस किया है। उन्होंने रोड साहब ने बोला यहां पर कि न्याय पुरस्कार का सिद्धांत नहीं है, न्याय सत्यपूर्ति का सिद्धांत है। समाज के कमजोर लोगों को ऊपर उठाकर व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं जो नियम बनाए गए उन नियमों में सत्यपूर्ति पैदा करने, सत्यपूर्ति पूरी करता है, वो उस डेफिसिट से उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों न्याय निष्पक्षता के रूप में यहां पर करना चाहते हैं, और जब वो न्याय का सिद्धांत यहां पर देते हैं तो वो कहते हैं कि सामाजिक व आर्थिक वस्तुओं का वितरण कैसे हो इसके लिए एक प्रक्रिया की एक परिक्रमा करते हैं। यहां पर सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं से अभिप्राय पद, वेतन, संसाधन, ये सब यहां पर आ जाएंगे, अवसर। तो इनका वितरण कैसे किया जाए और ये वितरण में प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का इसके ऊपर आरोप ना लगे। तो ऐसी प्रक्रिया के अंदर जॉन रोल्स साहब कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आएगी जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे होगी, वॉल ऑफ इग्नोरेंस। यानी कि वो कहते हैं कि एक समाज की बात करते हैं, मान लीजिए ये समाज है, ये अज्ञानता का पर्दा है, ये समाज है, यहाँ पर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, विकलांग भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सारे लोग हैं। अब रोल्स बोल रहा है कि भैया सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आप क्या करोगे? सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का आप जब वितरण करोगे तो आप कैसे करोगे? तो बोला कि रोल्स कहता है कि हम वॉल ऑफ इग्नोरेंस लाएंगे और यहां से एक अमीर को ले आएंगे, एक रिच मैन को, एक गरीब को यहां पर ले आएंगे, एक वुमेन को ले आएंगे, एक फिजिकली जो विकलांग है उनको ले आएंगे, और ये स्थिति एक मूलभूत स्थिति होगी, ओरिजिनल पोजीशन होगी। जब ये यहां पर आ गए तो इनको बता दिया जाएगा, आपको पता है कि आपको इस समाज में रहना है, लेकिन आप इस चीज से अनभिज्ञ हो कि समाज में आपकी पोजीशन क्या होगी। मान लीजिए कि सभी वर्गों के लोगों को ले जाकर बोल दिया जाए कि आप समाज में तो रहते थे,
लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि आपके समाज में पोजीशन क्या है, यानी उसको अज्ञान बना दिया जाता है, अज्ञानता के पर्दे के पीछे ले जाया जाता है, इस मूलभूत स्थिति में ले जाया जाता है जहां उनको कुछ भी नहीं पता कि उनकी समाज में स्थिति क्या होगी, समाज में वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसके बाद लाकर इनको बोला जाता है कि अब आप प्रक्रिया बनाइए, आप नियम बनाइए कि कैसे सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं को हम वितरण करें। और ये नियम और प्रक्रिया के ऐसी होगी क्योंकि आपको अपनी पोजीशन नहीं पता, आप सब मिलकर ये बना रहे हो, तो ये कैसी होगी आप सब समझ पा रहे होंगे। तो जब ये नियम और प्रक्रिया की बात यहां पर कर रहे हैं, तो ये यहां पर दो चीजों की बात करते हैं कि तार्किकता के आधार पर सोचेंगे मित्रों कि ये, और दूसरी बात ये चरमीकरण के सिद्धांत की पालना करेंगे। यानी कि जिस मूलभूत स्थिति में ये है, उस स्थिति में उनको ये नहीं पता कि उनका स्टेटस क्या है, उनको ये नहीं पता कि वह गरीब है या अमीर है, केवल एक तार्किक व्यक्ति के भांति उनको यहां पर शामिल किया गया है। और इनको बोला गया है कि आप इन सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के लिए नियम बनाओ, प्रक्रिया बनाओ। तो ये चरमीकरण के सिद्धांत की अनुपालना करेंगे। चरमीकरण के सिद्धांत में दो तत्व यहां पर देखेंगे। पहला कि जब ये नियम और प्रक्रियाएं बनाएंगे तो वो इस चीज पर ध्यान देंगे कि अधिकतम फायदा लोगों का हो। यानी प्रक्रियाएं और नियम ऐसे बनाएंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो लोगों का। दूसरा, वह हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे। यानी कि वह जिस तार्किकता के साथ इस मूलभूत स्थिति में है, उस मूलभूत स्थिति में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई लिंग है, न कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, और ये स्थिति एक आदर्श स्थिति है। इस आइडियल पोजीशन से जब ये निकलेगी प्रक्रियाएं, तो उन प्रक्रियाओं के अंदर अधिकतम फायदा और हानि को न्यूनतम करने की जो भावना आएगी, वह भावना निष्पक्षता के साथ न्याय को लाने का प्रयास करेगी मित्रों। तो मूलभूत स्थिति से क्या निकल रहा है? मूलभूत स्थिति से यह निकल रहा है कि निष्पक्ष प्रक्रिया आ रही, पहली चीज तो। दूसरा, भेदभाव रहित व्यवस्था। और तीसरा, समावेशिता, जहां पर सारे वर्ग, सभी लोग आएंगे। और ये जो प्रक्रिया है, ये रोल्स के न्यायिक सिद्धांत को लागू करती है, रोल्स के न्यायिक सिद्धांत को प्रतिस्थापित करती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल पोजीशन से अभिप्राय क्या है, तो ओरिजिनल पोजीशन रोल्स के न्यायिक की प्रक्रिया या न्याय को डिस्ट्रीब्यूट करने, उसको वितरित करने के लिए जिस प्रक्रिया की बात करता है, जब उस प्रक्रिया में लोग इग्नोरेंस, अपनी स्थिति से इग्नोर हो जाते हैं और अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठकर सामाजिक और प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया खोजते हैं, तो वह अपने व्यक्तिगत पोजीशन, व्यक्तिगत स्टेटस से अनभिज्ञ रहते हैं और वो वहां पर चरमीकरण के सिद्धांत से प्रभावित होकर ये प्रयास करते हैं कि लोगों का अधिकतम फायदा कैसे हो, लोगों की हानि को न्यूनतम कैसे किया जाए। और इस प्रक्रिया से वह रूल बनाते हैं और उस रूल से हम कहते हैं कि उस रूल को हम मूलभूत स्थिति की देन मानते हैं। अब रूल कैसे बनकर सामने आया? तो रूल ये आया कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता की समानता होगी, यानी सभी स्वतंत्र होंगे, सभी को अवसर की समानता हो और विभेद बिल्कुल ना हो। विभेद के नियम के आधार पर सामाजिक न्याय की परिकल्पना पूर्ण हो। तो ये जो रोल्स के न्याय के जो दो नियम हैं, पहला और दूसरे के दो सब पॉइंट, वो इसी से निकलते हैं और वो वरीयता के क्रम भी निर्धारित करता है
कि किस प्रकार से पहले नियम को दूसरे पर वरीयता दी जाएगी, दूसरे पर तीसरे को वरीयता दी जाएगी, और ये एक बाजारवादी व्यवस्था के अंदर सामाजिक न्याय की परिकल्पना की एक आदर्श स्थिति को रोल्स यहां पर बयान करता है, जिससे कि समाज के विभाजन को बहुत कम किया जा सके और वेल्थ, अपॉर्चुनिटी और इनकम को इस प्रकार से वितरित किया जा सके कि वह समाज सही रूपों में एक आदर्श समाज बन सके। तो इस मूलभूत स्थिति का परिणाम यहां पर हमें यह देखने को मिलता है। यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस यहां से आते हैं मित्रों, वो यही आते हैं कि मूलभूत स्थिति में जब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ लेगा तो आपको यहां पर इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके न्याय की प्रक्रियाओं की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके सिद्धांत क्या है, उनकी किताबें कौन सी हैं। एक और छोटी सी पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दूं, ये भी उसके पूछ लेता है। एक क्वेश्चन 2010 के आसपास यूजीसी नेट में पूछा था, श्रृंखला सिद्धांत किसकी देन है? चेन थ्योरी किसकी देन है? तो ये जॉन रोल्स ही इसकी बात करते हैं मित्रों। और जॉन रोल्स कहते हैं कि जिस प्रकार एक चेन जो होती है हमारे गले में, मान लो आपने चेन पहन रखी है, उसकी मजबूती उसकी कड़ियों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार किसी भी समाज की मजबूती वहां रहने वाले न्यूनतम या सबसे कमजोर व्यक्ति की मजबूती पर भी निर्भर करती है। यानी जो मैं 10% की बात पहले ही कर रहा था, यानी श्रृंखला सिद्धांत के माध्यम से वो कहना चाह रहा है कि भैया तरक्की केवल 90% की नहीं है, असली तरक्की तो पिछले 10% की है। यानी जिस प्रकार एक चेन अगर विखंडित हो जाए तो उस चेन का पूरा स्ट्रक्चर विखंडित हो जाता है, उसी प्रकार अगर समाज में एक व्यक्ति भी गरीब रह गया, एक व्यक्ति भी कमजोर रह गया, तो वह समाज भी विखंडित हो जाएगा, उस समाज का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि चेन थ्योरी का सिद्धांत भी जॉन रोल्स से है। श्रृंखला सिद्धांत का अभिप्राय वह यही कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था के स्थापित करने के क्रम में जॉन रोल्स चेन थ्योरी के सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी समाज के न्यूनतम या सबसे कमजोर स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के बिना उस समाज की तरक्की को आप नहीं आगे ले जा सकते। इसलिए उस व्यक्ति की तरक्की, उस व्यक्ति का उत्थान, उस समाज का उत्थान होगा, उस समाज का डेवलपमेंट होगा। तो मित्रों यहाँ पर याद रखिएगा कि जॉन रोल्स साहब का ये नियम थे, उनकी 3 पुस्तकें थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। हालांकि जब हम जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को देखेंगे तो उसको और विस्तृत तौर पर कभी देखेंगे, लेकिन मूलभूत स्थिति में आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक विस्तृत तौर पर एक प्रक्रिया को लाने के लिए एक ओरिजिनल पोजीशन में वो ले जाते हैं, जहां व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अलावा कुछ नहीं पता होता है, जहां उसको यही पता होता है कि हाँ मैं व्यक्ति हूं और मुझे नियम बनाने हैं, पर मुझे इस समाज में क्या है, मेरी पोजीशन मुझे नहीं पता है। तभी तो वो निष्पक्षता के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ, रेशनलिटी के साथ, चरमीकरण के सिद्धांत से प्रभावित होकर नियम बनाएंगे। मूलभूत स्थिति को हमने देखा। अन्य वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।